मार्केट आउटलुक में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट और सीआईओ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज के त्रिदीप भट्टाचार्य साहब। त्रिदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले राय ये दुनिया भर में जो तनाव का माहौल बना है इस वीकेंड पर, उसी पर लेना चाहता हूँ। कितना रिस्की है और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इस तरह के माहौल में? नमस्कार आपको, मुझे इनवाइट करने के लिए आपके पॉपुलर शो में। मैं ये कहूँगा कि देखिए, अभी जो सिचुएशन है, जो दारोमदार है मैक्रो का, उससे मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अभी तक जितने हद तक डेवलप हुई है मैक्रो सिचुएशन फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये स्टॉर्म इन अ टी कप जैसी बात है। ये मतलब धमकाने वाली बात है, rather than kind of रियली एक्शन। ओवरऑल कुछ एक्शन देखने को मिला है, बट मेरे ख्याल में द मेन थिंग जिससे इंडिया जुड़ा हुआ है, इंडिया का दारोमदार जुड़ा हुआ है, वो है कमोडिटी प्राइसेस इन सबसे। सो जब तक कमोडिटी प्राइसेस एक रेंज में रहते हैं, तब तक मैं उतना इस मामले को लेकर डायरेक्टली चिंतित नहीं हूँ। ये अल्टीमेटली वेदर इट इज रशिया, यूक्रेन या मिडल ईस्ट, ये सबसे हमारा जो दारोमदार सबसे ज्यादा रहा है वो ये कि क्योंकि हम ऑयल इंपोर्टिंग या कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्री है। तो इसलिए ऑयल को अगर आप देखें थोड़ा सा दूर से, तो आप पाइएगा कि पिछले 20 साल से वो एक ही रेंज में है। तो जब तक वो रेंज में है, तब तक हमारी सिचुएशन जो है रिलेटिवली बेटर है। ऐसे सब माहौल ऑब्वियसली टेंशन वाली बात है फ्रॉम ए पर्सनल स्टैंड पॉइंट, जिनके भी रिलेटिव्स जैसे भी वो है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली चिंता की सिचुएशन है। बट अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा इसमें करेक्ट होता है इसके पीछे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इसमें ऐड करने की सोचूंगा rather than क्या बोलते हैं, बेचने की। ओके, तो ज्यादा चिंता की बात तो है नहीं। मैक्रो हमारे मजबूत है और ऐसे में अगर हमारे बाजारों के लिहाज से देखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। आइए सर, एक और चीज़ जो मैक्रो के साथ थोड़ी मैक्रो और माइक्रो दोनों मिक्स है, नतीजे, कंपनियों के नतीजे शुरू हो चुके हैं टीसीएस के नतीजों के साथ। किस तरह से आप आईटी सेक्टर को देख रहे हैं इस बड़े दिग्गज के नतीजों के बाद? देखिए, आपके पॉपुलर चैनल में जब पिछली बार आया था तो मैंने कहा था कि आईटी सेक्टर जो है ये कैलेंडर ईयर 2024 का डार्क हॉर्स सेक्टर है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि तेजी से चीजें इंप्रूव करेंगी, बट ये साल चीजें बॉटम आउट करेंगी। तो इससे जो हमारे इंडस्ट्री लीडर का भी रिस्पॉन्स, जो रिजल्ट देखने को मिला, उससे अपने को जो कमेंट मैंने उठाया उसमें से जो आगे के निवेश के लिए काफी यूजफुल है वो ये है। उन्होंने ये कहा कि FY25 टू बी बेटर देन FY24 एंड थिंग्स आर ग्रेजुअली नॉट गेटिंग वर्स। ये एक दोनों इंपॉर्टेंट कमेंट है और समझने जैसा है। वो ये कि ऐसा नहीं कि चीजें अचानक से घूम के तेजी में आ गई हैं, पर चीजें बिगड़ नहीं रही हैं, पहली बात। और दूसरा ये जो FY24 जो ये फिस्कल ईयर खत्म हुआ, उसमें हम लोगों ने काफी बजट कट्स देखे और उसका इम्पैक्ट देखा नंबर्स पे। पर जो FY25 है, ये अगर फ्लैटिश से शुरू होकर टूवर्ड्स बैक एंड ऑफ द ईयर थोड़ा बहुत, जैसे हम अगले कैलेंडर ईयर में देखते हैं, थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सेक्टर का आउटलुक धीमे धीमे चेंज हो रहा है। तो इसको अगर मैं अपने पोर्टफोलियो जैसे हम पोजीशनिंग कर रहे हैं उसमें अगर उसको मैं रिलेट करूं, तो हम करीबन सितंबर अक्टूबर लास्ट ईयर तक आईटी सर्विसेज में अंडरवेट थे। सितंबर उसके बाद से हम न्यूट्रल टू मार्जिनली ओवरवेट है। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा ओवरवेट है, बट मार्जिनल ओवरवेट है, ब्रॉडली न्यूट्रल कह लीजिए। और हमें लगता है कि ये साल में जैसे जैसे मौका मिलेगा, इसको हम पॉजिटिवली देखेंगे सेक्टर को rather than नेगेटिवली। इसलिए हमने इसको एक डार्क हॉर्स कहा है। अगले साल अगर ग्रोथ में रिबाउंड आती है ग्लोबली, तो उसका एक इंपॉर्टेंट प्ले होगा आईटी सर्विसेज। इसलिए हमने एक टेक फंड भी लॉन्च किया था रिसेंटली, उसमें भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बट नेट नेट हमारे टेक को लेके जो आकलन है वो ये है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अभी हम लोग ज्यादा उसमें कंस्ट्रक्टिव है, पर ये भी नहीं कि अचानक से ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीमे धीमे चीजें बेहतर होने के आसार हैं। सर, धीमे धीमे नहीं, तेजी से। जब आपने पिछली बार कहा भी कि आईटी सेक्टर्स में निवेश करने का सही मौका, क्योंकि इस वक्त लोग ज्यादातर नेगेटिव देख रहे हैं, वहां से एक अच्छा रन अप आया है और बढ़िया पैसा बना भी है इन्वेस्टर्स का, इसमें कोई डाउट ही नहीं। आइए सर, अब राय थोड़ी सी कमोडिटीज पे ली जाए आपसे, क्योंकि दुनिया भर में कमोडिटीज के दाम बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। अब दो तरह के हैं हमारी कंपनियां, एक कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हैं, दूसरी कमोडिटी कंज्यूमर्स हैं। क्या किस तरह की पोजिशनिंग इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए इन दोनों तरह की कंपनियों में दुनिया भर के माहौल को देखते हुए?
आपने देश सिंघवी साहब नब्ज एकदम सही पकड़ी है। देखिए, अगर आप इंडिया इंक को दो भाग में विभाजित करें, जो आपने कहा कि एक कमोडिटी प्रोड्यूसर और एक कमोडिटी कंज्यूमर, तो नेट नेट इंडिया इंक जो है और नेट बैलेंस हम लोग कमोडिटी कंज्यूमर हैं। तो जब कमोडिटी, इसलिए मैंने आपको शुरुआती तौर पे कहा कि ये सब जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में अगर कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, मतलब अगर मान लीजिए ऑयल $100 के ऊपर चला गया, या फिर स्टील या आयरन ओर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो वो हमारे लिए नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हम ये सब इंपोर्ट करने में करते हैं, क्योंकि हम कमोडिटी कंज्यूमर्स हैं। तो अभी जब तक ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे बना रहा, आपने पढ़ा ही होगा कि रशियन, यूएस और यूरोप ने रशियन कॉपर एल्यूमिनियम को बैन कर दिया है। तो इसके चलते एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत प्राइसेस में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। तो एक नियर टर्म मेटल्स में तेजी देखने को मिल सकती है। बट मैं इन्वेस्टर्स को खास ये बोलना चाहूंगा कि ये तेजी या मंदी को पकड़ना बहुत ही कठिन चीज है। जो थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है वो ये है कि जो चाइना में जो तेजी है वो पिछले तेजियों के कंपैरिजन में कम है। तो इसलिए अगर थोड़ा सा रैली आ भी जाता है तो उसका रैली थोड़ा कैप हो जाएगा एट सम लेवल्स। तो इसलिए अगर आप हमारी पोजीशनिंग देखें तो हम लोग थोड़ा सा अंडरवेट न्यूट्रल मेटल्स हैं, और हम लोग कमोडिटी कंज्यूमर्स की तरफ ज्यादा रुख किए हुए हैं। एक्चुअली द राइट वे टू पुट इट कि हमारा मेन ओवरवेट जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हमारे पोर्टफोलियोज बने हुए हैं, जब ऑयल या कमोडिटी प्राइसेस बेहतर करते हैं तो उनके भी शेयर प्राइसेस थोड़ा बेहतर ही हो जाते हैं। बट नेट नेट इफ यू स्टिल आस्क मी, हम लोग कमोडिटी प्रोड्यूसर्स में थोड़ा कम है ओवरवेट है, और न्यूट्रल टू अंडरवेट है। कंज्यूमर्स में और कमोडिटी कंज्यूमर्स की तरफ हमारा ज्यादा रुझान होगा। अब आइए सर, नेट नेट मेरा कहने का मतलब ये कि ये जी, हम जी, नियर टर्म मूव देखते हैं, नॉट लॉन्ग टर्म मूव। सॉरी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। त्रिदीप सर, एक सवाल और आपसे, क्योंकि अब बस चुनाव का सीजन जोरों पर है, इलेक्शन, अब वोटिंग शुरू होने ही वाली है, 4 जून को नतीजे आएंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब ये मन में सोचते हैं, दो तरीके के, एक जिन्होंने पैसा निवेश कर रखा है, अच्छे पैसे बने, आप जैसे फंड बढ़िया बना के पैसा दे भी रहे हैं सर, तो खुश है लोग, तो सोचते हैं कि चलो बढ़िया पैसा बन रहा है, इलेक्शन के पहले थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, क्या बाद में फिर देखेंगे। और दूसरा, जिनको लगाना है पैसा अभी, और वो भी यही सोचते हैं कि अभी लगाएं कि बाद में लगाएं, तो वो कश्मकश चलती रहती है। जरा समझाएं दोनों तरह के निवेशकों को क्या करना है सर। पहली बात तो इसमें एक सूरत हाल का पिक्चर अपने दिमाग में बनाना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए टोटल एनडीए एंड का जो काउंट है, वोट काउंट है, ये अगर 300 या 300 से आंकड़ा 300 से नीचे आता है, तो आपको मार्केट में एक मटेरियल करेक्शन देखने को मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा बेस्ट गेस कह लीजिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं अपना गेस बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए टोटल वोट काउंट 300 टू 360 के आसपास आता है, तो ब्रॉडली इनलाइन कहला जाएगा, मार्केट में बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं होगा। और अगर उससे पॉजिटिव, उससे ज्यादा आता है, तो मार्केट में एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन हम ये भी देखें हिस्टोरिकली, जब ये बहुत बड़ा इवेंट एक बार हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा एक कूल ऑफ को भी देखने को मिलता है। तो नेट नेट हेडिंग इनटू इलेक्शंस, एक प्री इलेक्शन रैली कह लीजिए या स्ट्रेंथ कह लीजिए, और उसके बाद थोड़ा बहुत वीकनेस आ ही सकता है। पर मैं इस वीकनेस को एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी इसलिए देखता हूं, एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट में कंटिन्यूटी है। जो इन्होंने विकसित भारत का जो एक रोड मैप रखा है, जो फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बात करी है, जो उसमें मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा बात जो है वो ये है कि जो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो 8 से 10 गुना होता है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप रोड या ये कह लीजिए, उसमें जब आप पैसा लगाते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 8 to 10x होता है। जबकि आप कंजम्पशन में लगाते हैं तो वो इमीडिएटली खर्च हो जाता है। ये अंतर है, जिसके लिए मुझे लगता है कि फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव अगर ये पॉलिसीज कंटिन्यू करें तो ये देश के अर्निंग्स के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए काफी मल्टीप्लायर फैक्टर काफी पॉजिटिव होगा, और उसको खेलना चाहिए फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट टू इक्विटी मार्केट्स। सो एज लॉन्ग एज पॉलिसी कंटिन्यूटी हैपेंस, कोई भी वीकनेस को मेरे हिसाब से यूज करना चाहिए फॉर एडिशन rather than trying to get scared। बाकी तो इलेक्शन व्यू पे जो मैंने आंकड़े बताए, उस हिसाब से अगर आपको किन का व्यू से कम है तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं नियर टर्म।
बिल्कुल, तो आपने एकदम अच्छे तरीके से समझाया, बताया कि चुनाव से पहले और बाद में किस तरह की रखनी चाहिए स्ट्रेटेजी। त्रिदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर।